हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। और हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको आप आनंदमय होकर देख रहे होंगे और उनका नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे और रिवीजन भी चल रहा होगा। तो उसी क्रम में आज हम अपना जो पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज लेक्चर चल रहे हैं उन्हीं में अगला आज 10वां लेक्चर लेके आए हैं। और जो टॉपिक होगा वो होगा नागरिकता, सिटीजनशिप। बहुत आसान शब्दों में इसको समझेंगे। तो देखते हैं, पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने ऑफलाइन बैच के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ मॉर्निंग में 7 से 10 बजे तक आर ओ PCS 2024 ये बैच अभी रनिंग में है। फिर 9 से 12 बजे तक ये दो बैच यूपी पुलिस के लिए हैं। इवनिंग में हमारा 3 से 6 बजे तक ये भी यूपी पुलिस का ये बैच रनिंग में है। ठीक, उसके बाद आपको जो वीडियो दिए जा रहे हैं वो अलग ही ऑफलाइन बैचों की हमने बात की है। अब हम बात करेंगे आज नागरिकता की। ठीक है, किसकी? नागरिकता की। नागरिकता की बात करेंगे तो सिटीजनशिप। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं नागरिकता और नागरिक। ठीक है नागरिकता और नागरिक के बारे में हम समझेंगे। तो पहले नागरिक किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र का वह व्यक्ति जो सॉरी इसको समझाने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दें। नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो भाग 2, ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में, ठीक है, नागरिकता के बारे में प्रावधान है। वो कहाँ से कौन से भाग में है? भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक, और हमारे यहाँ हमने प्रावधानों में बताया था जो नागरिकता है वो एकल है, मतलब यह राज्यों की नागरिकता नहीं है, यह एकल नागरिकता है, मतलब संपूर्ण भारत की एक नागरिकता है। ठीक है, और ये जो हमने प्रावधान लिया था वो कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे नागरिक मतलब किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश का वह व्यक्ति जिसे उस देश के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं उसे नागरिक कहते हैं। अब ये अधिकार प्राप्त हो जाना ही उस नागरिक की जो सिचुएशन है वो नागरिकता कहलाती है। मानो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उस देश की सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को, इसी अवस्था को हमने नागरिकता नाम दे दिया है। मतलब नागरिक और राजनीतिक सिविल अधिकारों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो नागरिकता कहलाती है। अब यहां मैंने बताया कि कोई भी वह व्यक्ति जिसे उस देश के राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उसे ही हम नागरिकता कहते हैं। ठीक है, उस नागरिक को अगर प्राप्त हो जाती है ये दोनों चीजें, ठीक है, ये दोनों कारक प्राप्त हो जाते हैं तो इस नागरिक को ही नागरिकता के रूप में वर्णित कर दिया जाता है। अब राजनीतिक और सिविल अधिकार क्या है? मान लीजिए
अब ये क्या होता है, इसमें किसी विदेशी को प्राप्त नहीं होंगे, जो उस देश का नागरिक है उसी को प्राप्त होंगे, ये किसी विदेशी को नहीं प्राप्त होंगे, उस देश के व्यक्ति को ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसीलिए विदेशी को हम भारत मतलब कहीं का भी नागरिक नहीं मान सकता। भारत देश के बारे में हम बताएंगे। राजनीतिक से तात्पर्य क्या है, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ ताजमहल देखने आया और यहाँ पे पता पड़ा कि अभी चुनाव चलने वाले हैं या चलेंगे 2024 के, उसका मन हुआ कि लाओ हम भी चुनाव लड़ लें लोकसभा का, तो उसे अधिकार नहीं है क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है। यही तो है राजनीतिक अधिकार, जो भारतीयों को तो प्राप्त है, उस देश के निवासियों को तो प्राप्त है, पर विदेशियों को प्राप्त नहीं। ऐसे ही सिविल अधिकार, ऐसे ही सिविल अधिकार, सिविल अधिकार जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ आईएएस की वैकेंसी के फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए गए हैं और कोई विदेशी नागरिक आया हमारे दिल्ली में घूमने या पहाड़ी एरिया में घूमने आया, उसने देखा कि भारत में आईएएस के फॉर्म निकले हुए, लाओ हम भी डाल, नहीं डाल सकता वो। क्यों वो भारत का नागरिक नहीं है। ये अधिकार फॉर्म डालना या कोई चुनाव लड़ना XYZ कोई भी क्रियाकलाप भारत के सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। यही अधिकार क्या है हमारे, राजनीतिक और सिविल। ठीक है, ये हमारे अधिकार थे राजनीतिक और सिविल। अब हम भारत के नागरिकता के बारे में बात करेंगे कि भारत की नागरिकता के बारे में जो भाग 2 है, उस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान है। उन अनुच्छेदों को एक एक को समझेंगे। ठीक है, उन अनुच्छेदों को एक एक को समझेंगे। देखिए, मैं बात करूंगा अनुच्छेद 5 से 11, इनमें क्या है, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में जो नागरिकता का, भारत के मूल निवासियों के नागरिकता का प्रावधान है वो किया गया है। मूल निवासियों से तात्पर्य है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या उसकी नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 5 में, मूल निवासी का। जैसे अब कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, अनुच्छेद, इसके 3 कंडीशनों में से वो कोई एक कंडीशन फॉलो कर रहा हो, उसका जन्म 26 जनवरी 50 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, उसका जन्म कहां पे हुआ हो, भारत में हुआ हो। ठीक है, ये वाली कर ले वो फुलफिल। ठीक है, तो वो भारत का नागरिक होगा। दूसरी, ये नहीं कर पाए तो उसके माता पिता इनमें से कोई जन्म के समय उसका क्या हो, भारतीय हो, वो भी भारतीय हो, और दूसरा इलीगल भारतीय ना हो। ठीक है, अवैध भारतीय ना हो। अवैध भारतीय से तात्पर्य है कि मान के चलो उसकी माता तो भारतीय है लेकिन उसके पिता हैं वो बिना पासपोर्ट बिना वीजा के ऐसे ही अंदर प्रवेश कर गए हैं और भारत की किसी महिला से शादी कर लिए। अब उस बच्चे का जन्म होगा तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पिता क्या हैं, इलीगल भारतीय। या 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष पूर्व वह भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास कर चुका हो तो वह अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक बन जाएगा या होगा। ठीक है, यही है मूल भारतीय नागरिक, मूल भारतीय नागरिक की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 5 में लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा, ठीक है, भारत के किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाने का प्रावधान है। अब इनमें से 3 कंडीशनों में से वो व्यक्ति एक फॉलो कर रहा हो, कोई भी, ये या लगा हुआ है, अथवा या जन्मा हो भारत में और या जन्म के समय उसके माता पिता
में से कोई एक भारतीय हूँ, लीगल भारतीय हूँ, 5 वर्ष पूर्व यह भारत में रह रहा हो, किसी भी राज्य क्षेत्र में रहा हो। ठीक है, अगला हम बात करें अनुच्छेद 6 की। तो देखो अनुच्छेद 6 थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसको अच्छे से समझाएंगे। अनुच्छेद 6 और 7 एक साथ समझा देंगे हम। ये अनुच्छेद 7, 6 और 7 ये अपना ये भारत है और ये पाकिस्तान है, ये भारत। अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति कहां से, पाकिस्तान से, ठीक है, कहां से, पाकिस्तान से भारत आए तो उसकी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, कहां से, पाकिस्तान से अगर भारत आए तो उसकी नागरिकता का प्रावधान है। ये किसमें है, 6 में। और 7 में कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को जाए, भारत से पाकिस्तान को जाए तो वो 7 अनुच्छेद 7 में उसकी नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, मानो कोई व्यक्ति, अब इसकी में भी एक डेट है, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आया है तो वो कौन सी डेट से, मान के चलिए 19 जुलाई 1948 से पहले वह व्यक्ति या उसके नाना नानी या दादा दादी में से कोई व्यक्ति यहाँ पे पहले रहते थे, लेकिन ये 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत चले गए। अब वो उनमें से उनके वंशज कोई भारत आना चाह रहा है, ठीक है, उन्हीं में से उसका कोई वंशज भारत आना चाह रहा है तो अनुच्छेद 6 के तहत भारत में उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन नागरिकता का पंजीकरण कराने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में 6 माह तक उसे रहना होगा। कितने दिन तक, 6 माह तक उसे भारत के किसी राज्य क्षेत्र में रहना होगा। आसानी से बहुत अच्छे से समझेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो भारत में अब उसको नागरिकता दी जाएगी, तो उसकी कंडीशन क्या है, वो अनुच्छेद 6 में। अब किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी 19 जुलाई 1948 से पहले। देखा जाएगा कि उसके पूर्वज यहां रहे हैं या नहीं है, ठीक है, नहीं रहे, उन्हीं को मिलेगी। और अगर ऐसा कंडीशन फॉलो कर लेता कि हाँ उसके दादा दादी नाना नानी या कोई भी पूर्वज उसका अगर 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ पाया जाता है या स्वयं वह व्यक्ति पाया जाता है तो 6 माह तक वो पुनः 6 माह तक भारत में रहेगा और भारत की उसको नागरिकता सादा तरीके से मिलने का ये प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। अब कोई व्यक्ति मानो भारत आ गया, भारत से अब वो पाकिस्तान जाना चाह रहा है तो ये जो नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 7 में। जैसे 10 मार्च, इसकी तारीख क्या है, 10 मार्च 1947, मान के चलिए 10 मार्च 1947 से पहले वो व्यक्ति भारत में रहा हो, ठीक है, भारत में रहा हो और अब वो पाकिस्तान जाना चाह रहा है, पाकिस्तान जाना चाह रहा है तो उसकी नागरिकता का समापन, ठीक है, उसकी नागरिकता का जो समापन होगा वो अनुच्छेद 7 का प्रावधान है। अब इसको जाने को मतलब कोई व्यक्ति गया, उसके जाने को एक शब्द और दिया जाता है, उसे याद रखना, प्रवर्जन, ठीक है, जाने को, ठीक है, सॉरी जैसे आने को, जैसे कहें हम पाकिस्तान से भारत आना या भारत से पाकिस्तान आना, तो ये आना शब्द है उसको हमने प्रवर्जन नाम दिया है। प्रवर्जन नाम भी दिया जाता है, कभी कभी लिखा मिल जाता है कि प्रवर्जन करने पर या आव्रजन करने पर, ठीक है, तो ये होता है प्रवर्जन आने को। और एक शब्द और आता है, एक शब्द और आता है वो है आव्रजन, ये होता है जाने। तो ये शब्द थोड़े याद रखना अच्छे से, ठीक है, ये शब्द अच्छे से याद रखना। तो ये हमारा आर्टिकल 5 था। 5 किस तरह से
भारत के किसी व्यक्ति को नागरिक बनाने की बात करता है। फिर 6 जो पाकिस्तान से भारत आ रहा है उसके प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान है। 7 जो भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो उसकी समापन का क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करता है, और कौन कौन सी डेटों से उसके समापन की बात की जाएगी। अब मान के चलो फिर से वो व्यक्ति, मानो ये चला गया कोई व्यक्ति यहाँ से भारत से पाकिस्तान, फिर उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो अनुच्छेद 6 के तहत ही पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये थे हमारे किसके अनुच्छेद 5, 6, 7 के बारे में। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8, ठीक है। अब ये बात जो करता है उन व्यक्तियों की जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और वो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और अब वो उनके जो पूर्वज, मान के चलो कोई व्यक्ति है पहले भारत में रहा, मैं भारतीय मूल का व्यक्ति मानो, 1935 का जो एक एक्ट आया था उस एक्ट के समय से उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी व्यक्ति अगर इस एक्ट के तहत परिभाषित भारत में रहे हो और उसके बाद 1935 के बाद से वो अगर भारत से चले गए हो, तो ऐसा व्यक्ति, अब मानो उसके दादा दादी या नाना नानी कोई चला गया, तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो भारतीय मूल का कहलाएंगे। अब वो व्यक्ति पुनः भारत में आके नागरिकता लेना चाहता है, तो उस व्यक्ति को जो नागरिकता देने का प्रावधान है वो किसमें है, अनुच्छेद 8 में है। वो किसमें है, अनुच्छेद 8 में है। तो यहाँ पे भारतीय मूल के व्यक्ति से मतलब है जो 1935 के अधिनियम के तहत परिभाषित भारत में तो रहे हैं लेकिन फिर बाद में वो भारत से बाहर चले गए, ठीक है। अब वो व्यक्ति पुनः भारत आना चाहते हैं तो उस नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 8 में है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 9 और 9 की। आप अगर किसी देश की अपनी इच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या अपना लेते हैं तो आपकी नागरिकता जो भारत में समाप्त हो जाएगी, भारत में समाप्त हो जाएगी, उसी समापन का प्रावधान है वो आर्टिकल 9 में। एक बार पुनः समझ लीजिए, मान के चलिए कि आप यहां से यूएसए या फ्रांस चले गए, ठीक है, और आपने यूएसए या फ्रांस की नागरिकता ले ली, तो आपने जैसे वहां की नागरिकता ली फ्रांस की, तो इंडियन नागरिकता जो समाप्त हो जाएगी अपने आप, ठीक है, वही प्रावधान है किसमें, आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 में, ठीक है, मतलब स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का समापन, ये प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 9 में। अब यही बात करेंगे हम अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 है वो क्या बात करता है, अनुच्छेद 10 है वो हमारी जो हमें नागरिकता प्राप्त है भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है, उस नागरिकता का संरक्षण करना संसद का अधिकार, ठीक है। जो हमें नागरिकता प्राप्त है मतलब प्राप्त नागरिकता
का संरक्षण या जो नागरिकता मिली है उसको बनाए रखना, नागरिकता को बनाए रखना, ये किसका अधिकार है? संसद। ठीक है, ये है हमारा अनुच्छेद 10। ठीक है, एक एक अनुच्छेद को हमने देखा है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 11 की, तो यही समझा दे रहे हैं अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 में जो बात की गई है वो क्या है? अनुच्छेद 11 में संसद जो नागरिकता के कानून है ना, उन कानूनों में बदलाव कर सकती है या भविष्य में कोई नया कानून बना सकती है। कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 11 में ही लिखा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में भविष्य में कोई कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? संसद को नागरिकता के संबंध में भविष्य में कोई कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 11 है। ठीक है, ये अनुच्छेद 11 है। तो ये हमने अभी अनुच्छेद देखे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद थे। एक बार हम फिर इनका थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं। अनुच्छेद 5 क्या है? अनुच्छेद 5 है वो मूल भारतीयों के नागरिकता का प्रावधान करता है। मूल भारतीय कौन है? जो 26 जनवरी 1950 को जन्मा या उसके माता पिता में से कोई अब जन्मा है, या उसके माता पिता में से कोई एक लीगल भारतीय है, या कोई व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले भारत में रह चुका है, वो सब हमारे क्या हैं? भारतीय नागरिक हैं। ठीक, अनुच्छेद 6 में कोई पाकिस्तान चला गया हो, ठीक है, अब वो पुनः पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है, ठीक है, पुनः पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है, तो उसको अब जो नागरिकता दी जाएगी उसका प्रावधान किया गया है। अब कोई व्यक्ति जो मतलब पाकिस्तान से, वो भारत से पाकिस्तान जाना चाह रहा है, तो उसकी नागरिकता का जो समापन है वो आर्टिकल 7 में है। 8 में हमने जो बताया आपको, भारतीय मूल के कोई व्यक्ति है वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। 9 में क्या है? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 10 में हमारी नागरिकता जो हमको दी गई है वो उसके संरक्षण की बात करता है, उसको सुरक्षित रखा जाए उसकी बात करता है। 11 में क्या है? 11 में जो बात की गई है कि नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून भविष्य में बनाया जाएगा वो तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहे हमारे अनुच्छेदों के तहत। अब हम बात करेंगे जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके तहत जो नागरिकता दिलाने का अधिकार है वो प्रकार है, वो 5 प्रकार हैं, उनके बारे में उससे पहले हम समझेंगे कि जो एक व्यक्ति है उस व्यक्ति के प्रकार कितने हो सकते हैं कानूनी तौर पर। ठीक है, कानूनी तौर पर एक व्यक्ति के कितने प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, उसको समझेंगे। देखो यहीं पर देखते हैं हम, ये नागरिक भाग 2, ठीक है, भाग 2 हम पढ़ा रहे हैं, आज स्टार्ट किया है। नागरिकता सिटीजनशिप बताई दिया, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद 5 से 11 में है। देखो अब नोट्स आपको अब तक मैंने लिखा उसको आपको नोट डाउन करना है, और अब आपको नोट बने मिलेंगे, आपको इसी तरह से बनाना है, थोड़ा हम समझा देंगे। देखिए ये लिखा, कानूनी दर्जे से
व्यक्तियों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक नागरिक, नागरिक को अभी समझाया है, ऐसा व्यक्ति जिसे उस देश का मतलब भारत, विश्व में कोई सा भी देश, चाहे हमारा अपना भारत ले लो, ठीक है, चाहे विश्व का कोई भी देश, उस देश के सिविल, कौन से? सिविल प्लस राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। शरणार्थी, ऐसे कुछ व्यक्ति जिन्होंने किसी कारणवश अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण ले ली है, ठीक है, उनको हम रिफ्यूजी या शरणार्थी कहते हैं। अब विदेशी, विदेशी जिन्हें एलियंस कहते हैं, मानो कोई व्यक्ति है अभी अपना ताजमहल देखने आया है, या और भी सुंदर सुंदर चीज़ें, जैसे कश्मीर की घाटियां देखने आया, हिमाचल की घाटियां देखने आया, तो वो व्यक्ति है, वो विदेशी है, ठीक है, वो विदेशी है। ठीक, तो अगला राज्यविहीन व्यक्ति, राज्यविहीन व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा कि तिब्बत के जो दलाई लामा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने शरण ले रखी है, तो वो राज्यविहीन ही तो हैं, लेकिन वो हैं तो व्यक्ति, राज्यविहीन है। तो कानूनी दर्जे के हिसाब से संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार के व्यक्तियों को परिभाषित, तो 4 प्रकार के व्यक्तियों को परिभाषित किया गया है। एक हमारे नागरिक हैं, दूसरे शरणार्थी हैं, तीसरे विदेशी हैं, और चौथे राज्यविहीन है। राज्यविहीन से तात्पर्य जो किसी कारणवश अपने राज्य को छोड़ बैठे हैं या उनका राज्य छीन लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमने 4 भागों में बांटा है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 है, वो कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता देने की बात करता है। मतलब अब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक जैसे बनना चाह रहा है, तो वो 5 प्रकार से भारत का नागरिक बन सकेगा। उन बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाता है। इसके तहत, ठीक है, जो नागरिकता अर्जन के, नागरिकता अर्जन के या नागरिकता प्राप्त करने के, मतलब 1955 का जो अधिनियम है वो नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कराता है? नागरिकता अर्जन के 5 प्रकार बताता है। कितने प्रकार बताता है? 5 प्रकार बताता है। देखो वो कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो जन्म से, बताएंगे ये क्या है, जन्म से। दूसरा वंश या परंपरा द्वारा, वंश या परंपरा द्वारा। तीसरा पंजीकरण, पंजीकरण द्वारा। चौथा है हमारा देशीकरण, देशीकरण। और 5वां है, वो है हमारा भूमि विस्तार, भूमि विस्तार या भूमि समाविष्ट, समाविष्ट। भूमि विस्तार या समाविष्ट का मतलब है किसी क्षेत्र को, अभी बता देंगे, सारा बता देंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो यो अर्जन के नागरिकता अधिनियम 1955 है, वो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कराने की बात करता है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं हमने आपको एक एक करके बता दिया है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। देखिए, जन्म से, जन्म से ये जो प्रावधान है नागरिकता प्राप्त कराने का, वो जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद से आज तक भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। पुनः सुन लीजिए, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद आज तक भारत में जन्मा
कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है, भारत का नागरिक होगा, बशर्ते 2 शर्तें याद रखना कौन भारत का नागरिक नहीं बन सकता। जैसे अब कोई विदेशी है, टूर पे आया है यहाँ पे, मानो प्रेगनेंसी का टाइम था, शिशु का जन्म हो गया, तो वो शिशु भारत का नागरिक नहीं होगा। तो यहाँ पे अपवाद के तौर पर रहेंगे, वो कौन रहेंगे, विदेशी। और विदेशी अभी हमने बताया ये टूरिस्ट होते हैं, घूमने आए हैं भारत में किसी, ठीक है, विदेशी। और शत्रु देशों के बच्चे, ठीक है, विदेशी या शत्रु देशों के बच्चे, ये हमारा अपवाद है, ये हमारा क्या है, अपवाद है, ठीक है, ये हमारे अपवाद हैं। जन्म से इन लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। अब जन्म के समय भी उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, वो भी लीगल भारतीय होना चाहिए, तो जन्म के समय से उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात करें वंश या परंपरा द्वारा। देखो, वंश या परंपरा का मतलब ये है कि हमारे वंशज, वो सॉरी हमारे पूर्वज हैं, वो भारत में जन्मे हो, रहे हो, ठीक है, उनका निवास स्थान रहा हो भारत में, तो अब हमारे पूर्वज हैं, अब हम उनसे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, हम उनसे उत्पन्न हुए हैं और किसी कारणवश हम बाहर चले गए हैं, और अब हम भारत की अगर नागरिकता ग्रहण करेंगे तो हमें उन्हीं अपने दादा दादी नाना नानी के वंशज होने के नाते भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो वंशज या परंपरा, वंश या परंपरा द्वारा कहने का मतलब भारत में अब भाई 26 जनवरी 1950 से पहले मान लो, या 1935 के अधिनियम से पहले मान लो, तो ये भारत में हमारे हमारे से मतलब ये है कि यहाँ जो नागरिकता ग्रहण करना चाह रहा है, हमारे पूर्वज, जैसे दादा दादी नाना नानी या माता पिता ये भारत के रहे हैं, तो हमें जो नागरिकता मिलेगी वो ही कहलाएगी क्या, वंश या परंपरा द्वारा, ठीक है, वंश या परंपरा द्वारा। अब हम बात करें पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। देखिए, पंजीकरण का मतलब है रजिस्ट्रेशन द्वारा। पंजीकरण के भी 2-3 नियम हैं, हमको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से इन्हें याद रखना, और यही है जो कुछ भी है कठिनाई वाला काम, वो यही है, ठीक है। अब देखो, हम पंजीकरण की बात करें, मान के चलिए पंजीकरण से हम भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति है, बाहर से आया है, लीगल तरीके से आया है, लीगल तरीके का मतलब वीजा लिया, पासपोर्ट लिया, जो बनता है, मतलब जो क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं वो करके आया है, और भारत में साधारण तरीके से रह रहा है, और उसे 7 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं, 7 वर्ष हो गए हैं। 7 वर्ष हो गए हैं उसे भारत में रहते हुए, तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा पंजीकरण कराने मात्र से। अब उसे जैसे ही उसे 7 वर्ष होंगे, पंजीकरण करा दे कि हम इस क्षेत्र में भारत के में निवास किया है, हमारा 7 वर्षों से रह रहे हैं, और अब हमें भारत की नागरिकता, तो भारतीय कॉन्सुलेट है वो उसको नागरिकता दे देगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मान के चलिए कोई एक महिला, ठीक है, या एक पुरुष, ये दोनों के लिए दूसरा जो तरीका है या कंडीशंस है, पहला कंडीशन हमारी ये है 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति आए, लीगल तरीके से भारत में रहे, भारत का नागरिकता पंजीकरण के द्वारा। दूसरी, ये अगर ये नहीं कर पाता, कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि मान के चलिए कि हमारे भारत का व्यक्ति कोई बाहर घूमने गया और वहाँ किसी लड़की से उसने शादी कर ली, या बाहर का व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति कोई भारत में आया है, ठीक है, विदेश की लड़की कोई भारत में घूमने आई है और भारत के किसी लड़के से शादी कर लेती है, तो अब जो भारत का लड़का है
उसकी तरफ से पंजीकरण कराने पर उस विदेशी महिला को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये भी कंडीशन है 7 वर्ष वाला। दूसरा, शादी लड़का या लड़की, ठीक है, शादी लड़का या लड़की किसी विदेशी लड़का या लड़की से कर लेते हैं, तो जो भारत के लड़का लड़की हैं उनके नागरिकता के तहत, उनके पंजीकरण पर विदेशी लड़का या लड़की हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पंजीकरण होगा। अब देशीकरण की अगर हम बात करें, देशीकरण क्या होता है, इसके भी दो तीन हमको क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, लीगल तरीके से भारत आया, आराम से उसने अपनी परचून की दुकान डाली, ठीक है, या कोई भी काम करने लगा, 10 वर्षों तक वह भारत के किसी राज्य क्षेत्र में रह रहा है, 10 वर्षों तक वह भारत के किसी राज्य क्षेत्र में रह रहा है, तो उसे देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण साधारण तरीके से उसको भारतीय कॉन्सुलेट द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अगर 10 वर्ष तक, यहाँ 7 वर्ष है, यहाँ 10 वर्ष है, 10 वर्ष तक कोई व्यक्ति भारत के किसी राज्य क्षेत्र में रह रहा है, ठीक है, और उसका चरित्र अच्छा है, कला या विज्ञान में अच्छा ज्ञान रखता है, एक तो ये क्राइटेरिया, 10 वर्ष तक रहे व्यक्ति, आराम से अपना कुछ भी करे, भारत का देशीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा ये भी है, कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, अच्छे चरित्र वाला है, ठीक है, कला विज्ञान का ज्ञाता है, मतलब जानकारी अच्छी रखता है, तो इसे भी देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण से मतलब कुछ मत समझ लेना, एक तरह से बस क्राइटेरिया है, या 7 वर्ष है या 10 वर्ष है, साधारण तरीके से नागरिकता मिल जाना देशीकरण है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से ये 5 प्रकार याद रखना। अब हम बात करेंगे क्षेत्र समाविष्ट की, ठीक है, क्षेत्र या भूमि विस्तार की। देखिए, भूमि विस्तार की हम बात करें, भूमि विस्तार, देखिए भूमि विस्तार क्या है, भूमि विस्तार कह दो या इसे क्षेत्र समाविष्ट कह दो, बात एक ही, क्षेत्र समाविष्ट, बात एक ही है दोनों की। ठीक है, मान के चलो कि अभी हम बांग्लादेश से या नेपाल से कुछ क्षेत्र ले रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश या नेपाल से कुछ क्षेत्र ले रहे हैं, ठीक, तो वहां के जो नागरिक होंगे, अब हमने उसको क्या कर लिया, भारत में मिला लिया, ठीक है, भारत में मिला लिया। अब भारत में मिलने से जो वहां के व्यक्ति होंगे, उस क्षेत्र में रह रहे होंगे व्यक्ति, वो स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। यही क्या कहलाएगा, क्षेत्र समाविष्ट कहलाएगा या भूमि विस्तार कहलाएगा। ठीक, जैसे हमने क्या किया था, 35वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा, 35वां संविधान संशोधन 1974 में, ठीक है, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में क्या किया था, सिक्किम को भारत का राज्य बनाया था, सिक्किम को भारत का राज्य बनाया था। तो सिक्किम के जो लोग थे वो भारत के क्या बन गए थे, स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए थे। तो यही तो था भूमि विस्तार, ठीक है, यही तो था भूमि विस्तार। तो ये 5 तरीके हमने बता दिए। आपने नागरिकता अधिनियम 1955 है, 5 प्रकार की नागरिकता, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा आपसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया, कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से, ठीक है, जन्म से, वंश या परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, देशीकरण द्वारा। तो ये आपको 5 प्रकारों को बहुत अच्छे से याद रखना है, जैसे हमने बताया उसी तरह से नोट डाउन करना है, इनको नोट्स बनाना है, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं, चलो ये तो बात हुई क्या नाम है, नागरिकता प्राप्ति की, नागरिकता अर्जन की, नागरिकता अर्जन की। 1955 का एक्ट नागरिकता अर्जन की बात करता है, नागरिकता अर्जन की बात करता है। उसी तरह से 2003 का एक्ट नागरिकता समापन की बात करता है, की बात करते हैं। ठीक है, 55 के तहत हम क्या करते हैं, नागरिकता हमें 5 प्रकार से प्राप्त कराई जाती है। 2003 का जो नागरिकता एक्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है, उसके तहत नागरिकता समापन की बात की गई है। और समापन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से। एक, नंबर 1, आपकी नागरिकता छीने जाने पर, छीने जाने पर। अब आपकी नागरिकता छीनी कब जाएगी, मानो आपने देशद्रोह का कार्य किया है कोई, ठीक है, या देश के विरुद्ध कोई कार्य किया है, तो आपकी नागरिकता भारतीय कॉन्सुलेट द्वारा छीन ली जाएगी। ठीक है, इसे ही कहते हैं नागरिकता छीनने पर, इसे ही क्या कहते हैं, नागरिकता छीनने पर। दूसरा, पर्यावसान, पर्यावसान मतलब आपने स्वेच्छा से, आपने स्वेच्छा से किसी देश की, किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, प्राप्त कर ली है, तो भी आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तीसरी है, वो है आप, ये दोनों लगभग में समान हैं, थोड़ा अंतर है। आप भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्यागना चाहते हैं। ठीक है, आप भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्यागना चाहते हैं, कहने का मतलब आप भारत में ही रह रहे हैं और भारत कह रहे हैं कि नहीं, हमें भारत की नागरिकता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम भारत में ही रहेंगे, तो कुछ समय के लिए आपकी नागरिकता या हमेशा हमेशा के लिए आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। मतलब आप स्वेच्छा से कुछ समय के लिए या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये नागरिकता अधिनियम 2003 के तहत थे, वो 3 प्रकार की नागरिकताओं के समापन की बात करता है, और 5 है वो 1955 का एक्ट है, वो जो बात करता है वो करता है 5 प्रकार की नागरिकता को प्राप्त कराने की बात करता है। अब हम देखो, ये नागरिकता के बारे में हमने बात कर ली। अब आज के ही वीडियो में ये सारा नागरिकता का जो टॉपिक है पूरा खत्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ नागरिकता कार्डों की। ठीक है, नागरिकता कार्डों की कुछ बात करते हैं। तो देखिए, नागरिकता के 3 प्रकार के जो कार्ड दिलाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, थोड़ा हम समझा दे रहे हैं, फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल आप वैसे ही उतार लेना। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही 3 प्रकार के कार्ड दिलाए जाते हैं। ये कार्ड योजना जो चली थी, NRI, OCI, ठीक है, और PCI, तो ये जो कार्ड योजना चली थी, एक 2005 में चली थी और शायद एक 2008 में चली है, मुझे कंफर्म नहीं है इसके बारे में। एक NRI, एक PCI और एक OCI। ठीक है, ये जो हमारे क्या है,
ये व्यक्ति भी हैं और ये कार्ड भी हैं। देखो एनआरआई कौन से व्यक्तियों को दिया जाने वाला कार्ड है, पीसीआई सॉरी पीसीआई नहीं, पीआईओ, पीआईओ, ठीक है। एनआरआई कार्ड किसे मिलता है, पीआईओ कार्ड किसे मिलता था, ओसीआई कार्ड किसे मिलता है, ये कार्ड हैं और उन्हीं कार्डों के आधार पर व्यक्तियों को नाम दे दिया गया कि ये ओसीआई हैं, ये पीआईओ हैं, ये एनआरआई। अब एनआरआई क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीय, अनिवासी, एक एक को समझा देंगे, एक एक को समझा देंगे, आप परेशान ना होना बिल्कुल। अनिवासी भारतीय, इन्हीं को कहते हैं अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं। अब देखो एनआरआई कार्ड या एनआरआई व्यक्ति किनको कहा जाता है, एनआरआई ये वो व्यक्ति हैं जो किसी कारणवश, ये क्या है, भारतीय नागरिक हैं, ये क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं, ये क्या हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन किसी कारणवश विदेश गए हुए हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे यहाँ का गांव का व्यक्ति श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल पढ़ने के लिए बाहर गया है, कहाँ पे गया है, पढ़ने के लिए। दूसरा मोहन, ठीक है, ये नौकरी के लिए बाहर गया है, लेकिन और भी है कुछ अदर कामों से गए। तो श्यामलाल पढ़ने के लिए गया, मोहन व्यक्ति के लिए गए, नौकरी के लिए गया है। तो इन लोगों को जो कार्ड प्राप्त हुआ है वही कार्ड क्या है, एनआरआई है, और इन व्यक्तियों को क्या नाम दे दिया गया है, एनआरआई। क्या नाम दे दिया गया है इन्हें, एनआरआई नाम दिया गया है, ठीक है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको वो सारी सुविधाएं प्राप्त हैं जो हमें प्राप्त हैं, जो आप लोगों को प्राप्त हैं, मतलब एक भारतीय नागरिक को जो प्राप्त है वो सारी सुविधाएं यहाँ भारत में इनको प्राप्त है। बस इतना है कि इनको हमने नाम क्या दे दिया है, जब ये गए थे तो इनको पासपोर्ट वीजा के साथ इनको कौन सा कार्ड दिया गया था, एनआरआई कार्ड दिया गया था या नाम दिया गया था, ठीक है। ये इनको मैंने कह दिया सारी सुविधाएं जो एक भारत के आम नागरिक को प्राप्त होती हैं, चाहे वोट डालने का अधिकार हो, चाहे चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चाहे भारत की किसी नौकरी में फॉर्म डालने का अधिकार हो, और चाहे भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर खड़े होने का अधिकार हो, ठीक है। संवैधानिक पद का मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, ऐसे पदों पर, ठीक। तो ये हमारा एनआरआई है, इसके बारे में बता दिया। अब पीआईओ के बारे में बात करें हम, पीआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। आप देखो यहां पे आ गया भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये इसका फुल फॉर्म है। इनको वो हिंदी में बोलेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति। अब ये कार्ड किसको मिलेगा, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल से तात्पर्य है इनके दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी, या इनके माता पिता में से कोई, ठीक है। 1935 से पहले तो ये भारत में रहे हैं, ठीक है। 1935 तक तो भारत रहे, 1935 का जो परिभाषित भारत था उस समय ये भारत में रहे हो, लेकिन उसके बाद कोई भी व्यक्ति, इनके दादा दादा, नानी नाना या इनके माता पिता बाहर चले गए और वो अभी भी बाहर है, ठीक है, वो अभी भी बाहर है,
तो इनको क्या नाम दिया गया, उनको हमने भारतीय नागरिक नाम दिया था एनआरआई वालों को, लेकिन इनको हमने क्या नाम दिया है, विदेशी नागरिक। इनको क्या नाम दिया है, विदेशी नागरिक नाम दिया है, विदेशी नागरिक नाम दिया है। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, भारत में आना चाह रहे हैं, ठीक है, भारत में आना चाह रहे हैं। तो अब उन्हें भारत में आने के लिए जो कार्ड दिया जाएगा, उसी कार्ड को हमने क्या नाम दिया, PIO। उसी कार्ड को क्या नाम दिया है, PIO। और वो भारतीय मूल के व्यक्ति कब से माने गए, 1935 के परिभाषित भारत के समय तो थे, लेकिन उसके बाद वो भारत से बाहर चले गए। अब उनके नाती पोता या जो भी देवता देवती जो भारत आना चाह रहे हैं, उनको PIO कार्ड मिलेगा, या उनको व्यक्तियों को क्या नाम दिया जाएगा, PIO नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इन लोगों को कौन कौन से अधिकार, इनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भारत के किसी बैंक विशेष में खाता खोल सकते हैं। मानो कोई व्यक्ति PIO है, भारत में व्यापारी करने आया हो, रुपए की जरूरत पड़ेगी, भारत के बैंकों में ये क्या कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं। लेकिन देखो, अब ये कार्य क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और कार्य करने से पहले इनको अनुमति लेनी होगी। और इनका सबसे पहले इनका जो कार्ड है ना, ये कार्ड वो कितने साल के लिए, 15 वर्षों के लिए ये कार्ड जारी किया गया है। लेकिन अगर ये भारत में कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, कोई टूरिज्म में टूरिस्ट स्थान पर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इनको जो अनुमति दी जाएगी वो 180, कोई व्यापारी करना चाह रहे हैं 180 दिन की या 6 माह की, ठीक है। वैसे ये कार्ड कितने वर्षों का है, 15 वर्षों का है, लेकिन इनको 180 दिन या 6 माह का ही पंजीकरण कराने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये 180 दिन या 6 माह तक इस कार्ड के द्वारा यहाँ पे घूम सकते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये पंजीकरण समाप्त होता है इनका 180 या 6 माह का, तो इनको 30 दिन के अंदर में इस कार्ड को रिन्यू कराना होता है। लेकिन कार्ड पूरा मिलेगा वो 15 वर्षों का हो, लेकिन अब उस कार्ड के तहत कुछ अलग कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए पंजीकरण 180 दिन या 6 माह का, और खत्म हो जाता है तो 30 दिन के अंदर में इसे कराना होगा, ठीक है। और मान के चलिए ये विदेशी नागरिक है, मैं कह रहा हूं इनको कौन कौन से कार्य करने हैं, तो अनुमति लेनी पड़ेगी पहले। मानो ये यहाँ पे कोई खोज करना चाह रहे हैं, कोई रिसर्च काम करना चाह रहे हैं, कोई धार्मिक प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं। धार्मिक प्रचार प्रसार का मतलब समझ रहे, कोई मिशनरी जैसा कार्य करना चाह रहे हैं, अपने धर्म को, किसी धर्म को यहाँ फैलाना चाह रहे हैं, मतलब विस्तार करना चाह रहे हैं, उसकी अनुमति। पर्वतारोहण का कार्य करना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी अनुबंधित क्षेत्र में, अनुबंधित क्षेत्र का मतलब होता है जहां जाना मना होता है, और ये वहां जाने कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो इसकी अनुमति लेनी होगी। तो पर्वतारोहण की, किसी में रिसर्च करने की, या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की, तो इनको अनुमति लेनी होगी, ठीक है। अब ये व्यक्ति भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, ये व्यक्ति क्या करते हैं, भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, तो इनको क्या करना होगा, इन्हें भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। वही बात है, हमने पहले भी बताया था, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। पंजीकरण वाले में बताया था, अभी पंजीकरण जो 1955 के तहत 5 प्रकार की नागरिकता पंजीकरण बताया था, 7 वर्षों तक अगर ये भारत के किसी राज्य क्षेत्र में रह लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, 7 वर्षों तक भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अगर रह लेते हैं, तो ये भारत के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। तो ये PIO कार्ड के बारे में था। अब हम बात करेंगे इसको 2015 से समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखना, PIO कार्डों को अब समाप्त कर दिया गया है। OCI की बात करें, ठीक है, तो ओवरसीज समुद्र वाला है, समुद्र, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, समुद्र पारी व्यक्ति या नागरिक व्यक्ति, ये भी क्या है, विदेशी नागरिक हैं। मैंने बताया था
ये 1935 से पहले भारत में रहते थे। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 26 जनवरी 1950 को से पहले तो भारत में थे, लेकिन उसके बाद से भारत से बाहर चले गए। अब पुनः भारत में आना चाह रहे हैं, तो उनको कार्ड कौन सा दिया गया? ओसीआई। ये तारीखों का खेल है, ठीक है, व्यक्ति वही विदेशी हैं, ये तारीखों का खेल है बस, ठीक है। जो 1935 से पहले रहते थे उनको हमने पीआईओ कार्ड दिया है, जो 26 जनवरी 1950 से पहले रहते थे यहीं पर एक 15 अगस्त 1947 के अंग तक रहेगा, वो भी इसी में शामिल कर लिया जाएगा। 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 से पहले जो लोग भारत में रहते थे वो किसी कारणवश चले गए, अब उनके नाती पोता या उनके वंशज भारत में आना चाह रहे हैं, तो उनको कौन सा कार्ड मिलेगा? ओसीआई कार्ड मिलेगा, ठीक है। और वही अगर ये अनुसंधान कार्य करना चाह रहे हैं, कोई खोज करना चाह रहे हैं, कहीं घूमना चाह रहे हैं, पर्वतारोहण कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन्हें भी अनुमति लेनी होगी। और इनका जो कार्ड दिया जाएगा वो अलिमिटेड समय के लिए, अलिमिटेड समय के लिए दिया जाएगा। अगर ये भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं कौन से? ओसीआई कार्ड वाले, तो इन्हें 5 वर्षों तक, कितने? 5 वर्षों तक भारत का नागरिक, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में रहना होगा। ये हमारे ओसीआई और पीआईओ कार्डों के बारे में थी, बड़े अच्छे से समझाया, आप आराम से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इनकी इसी तरह से एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई ये लिखना। देखो वोट डालने का अधिकार ना इनको है ना इनको, क्यों? क्योंकि ये विदेशी नागरिक हैं। वोट डालने का अधिकार दोनों को नहीं है, संवैधानिक पदों पर चुनाव लड़ने का अधिकार इनको नहीं है। हाँ, तीनों व्यक्ति, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, तीनों व्यक्ति भारतीय किसी भी बैंक में क्या कर सकते हैं? ये खाता खोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कौन सा व्यक्ति, मतलब कौन से कार्ड धारक या कौन से व्यक्ति इनमें से भारतीय बैंकों में खाता खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो गए, अब इन्हीं को आप देख लीजिए एक बार। देखिए ये हमने बता दिया है, इसी को आप वैसे स्क्रीनशॉट लेके और अपने हिसाब से देखो, ये डेटें बताई हैं हमने, ये इसमें बताया। अब बिल्कुल हमने इसका खोल दिया है, बिल्कुल खोल दिया। देखो अब हाँ, ये कार्ड किनको नहीं जारी किया जा सकता? अपवाद के तौर पर पाकिस्तान का अगर कोई व्यक्ति है, अफगानिस्तान का कोई व्यक्ति है, चीन का है, नेपाल का, भूटान का, बांग्लादेश का, तो इन व्यक्ति हैं भारतीय मूल के, तो इन देश के लोगों को भारत का वीजा, ये मतलब ये कार्ड प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अपवाद के तौर पर हैं, अपवाद, अगर ये वीजा, ये कार्ड किसको नहीं मिलेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये अपवाद है, ठीक है। ये हमने उसमें नहीं बताया, साझा नहीं किया, इसको देख लेना, ये अपवाद यहाँ के लोग हैं तो इनको पीआईओ कार्ड नहीं मिलेगा। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं तो इनको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। बाद बाकी का देखिए वही है। अगर ये नागरिकता लेना चाह रहे हैं तो 7 वर्ष लग जाएंगे, इनको रहना होगा भारत में। अगर ये नागरिकता लेना चाह रहे हैं तो 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा। 180 दिन, वैसे इनका जो कार्ड है 15 वर्षों के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें पंजीकरण कराना होगा 180 दिन का या 6 माह का, ठीक है। अगर बाई चांस ये हो जाते, वो बता दिया 30 दिन के बीच में इनको रिन्यू कराना होता है, रिन्यू कराना होता है, ठीक है। इनको जीवन पर्यंत मिलता है, ठीक। पर्वतारोहण का कार्य करेंगे, अनुसंधान कार्य करेंगे, प्रतिबंधित क्षेत्र में यात्रा करना चाहते हैं तो इन्हें पहले अनुमति लेनी होगी। सेम कार्य इन्हीं के लिए, पर्वतारोहण, अनुसंधान और क्षेत्र के लिए इनको भी सेम वैसे ही कार्य करना होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे एक मिनट, देखिए अब सीए को पढ़ाने से पहले थोड़ा आपको एक बात बता दें कि अभी हमारे यहाँ जो संशोधन हुए हैं वो कितने हो चुके हैं। 1955 का जो एक्ट बना था उससे लेकर अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो सीए है वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, जो आने वाला लेक्चर होगा 11 में, उसमें बताएंगे। लेकिन ये सीए है उसके बारे में 2019 में आया, 9वां है। लेकिन उससे पहले 2019 से पहले
कितने संविधान, मतलब हमारे जो नागरिकता अधिनियम 1955 उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 1957 में हुआ है, 1960 में हुआ है, 1985, 86, 92, 2003, 2005, 2015 और ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2019 वाला है सीए, वो 9वें नंबर का है। इसको हम, ठीक है, देखते हैं। देख, चलो तो आज बस इतना ही रहने दीजिए। जो सीएए है उसको हम अगले लेक्चर में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और आपसे देखते रहिए, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।